हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सोनू सर। हम लोग पढ़ा रहे थे सरफेस केमिस्ट्री ना। और सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग देखे थे कि गैस अधिशोष्य था। ध्यान देंगे कि यह मेरा क्या था, गैस था। यह था अधिशोष्य। अधिशोष्य क्या था, ये गैस मेरा अधिशोष्य था। और यह जो ठोस था, क्या था, ठोस जो था यह था हमारा अधिशोषक। नहीं, गैस मेरा अधिशोष्य था और ठोस अधिशोषक था। और हम लोग देखे थे कि इस पर जो अधिशोषण होता है तो यह गैस और यह ठोस न, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। यह गैस का प्रकृति कैसा होना चाहिए, या ठोस का प्रकृति कैसा होना चाहिए। हम लोग देखे थे कि कैसे दाब इसको प्रभावित करता है, कैसे ताप इसको प्रभावित करता है, कैसे यह सतह की सक्रियता प्रभावित करता है। ये सब हम लोग कल चर्चा किए थे। पिछले क्लास में हम लोग दो चीज़ पढ़े थे, एक पढ़े थे दाब का प्रभाव और एक पढ़े थे ताप का प्रभाव। आज इस दोनों का हम लोग प्लॉटिंग देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे हम लोग इस प्लॉटिंग में कि हम लोग जो पिछले क्लास में चर्चा किए थे वह था आपका पहला दाब का प्रभाव। क्या था, दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव। क्योंकि अभी हम लोग जस्ट इस टॉपिक में जो पढ़ने जा रहे हैं आगे, फ्रेंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, वह इसी बात से प्रेरित है, इस बात का उसमें चर्चा है। तो अभी यहाँ समझ लेंगे तो वहाँ आसान होगा समझना। तो दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम लोग पढ़े थे कि जैसे हम लोग गैसीय अणुओं में दाब को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे तो यह द्रवित हो जाएगा। न क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप हम लोग पढ़े थे कल, न कि वह न्यूनतम ताप जिस पर किसी गैस को द्रव अवस्था में क्या किया जाता है, बदला जाता है। और जैसे द्रव अवस्था में बदला जाएगा तो क्या हो जाएगा कि यह इस पर अधिशोषित ज़्यादा होगा। तो कहता है कि यह दाब का क्या प्रभाव बताएं कि यह अवयवी कण को जितना ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे यह अवयवी कण उतना ज़्यादा द्रवित होगा और इस सतह पर आएगा। लेकिन यह गैस इस सतह पर एक सीमा तक ही आएगा। ऐसा नहीं है कि कर रहे हैं हो रहा है, नहीं, कि यह द्रवीभूत जब हो गया तो और ज़्यादा प्रेशर देंगे तो कल चर्चा किए थे कि वह ठोस में नहीं बदल जाएगा, नहीं। तो एक लिमिट होता है, उसी का हम लोग आज ग्राफ देखेंगे। तो दाब का प्रभाव में क्या पढ़े थे कि कहता है निम्न ताप पर दाब बढ़ने से, निम्न ताप पर दाब बढ़ने से न अधिशोषण सीमा में तीव्रता, मतलब तेजी से, तीव्रता से वृद्धि होती है। हम लोग कल चर्चा किए थे, इसको नोट में करके आप लोग जो है लिख लीजिएगा, बेहतर रहेगा, ठीक है। कि दाब का प्रभाव में बताया कि निम्न ताप पर दाब बढ़ने से अधिशोषण सीमा में तीव्रता से वृद्धि होती है न। फिर क्या लिखेंगे इसमें, लेकिन उच्च दाब की न, क्योंकि ज्यादा प्रेशर, यह क्या मतलब जिस अवस्था में यह द्रव में बदल जाए, अगर और दाब देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक लिमिटिंग वैल्यू प्राप्त कर लेता है। कल चर्चा किए थे न कि निम्न ताप पर दाब बढ़ने से अधिशोषण सीमा में तीव्रता से वृद्धि होती है, लेकिन उच्च दाब की स्थिति में, ये हम लोग कल पढ़ चुके थे, उच्च दाब की स्थिति में न क्या कर लेगा, लिमिटिंग वैल्यू प्राप्त कर लेता है। लिमिटिंग वैल्यू
प्राप्त कर लेता है। कैसे? तो आज हम लोग इसका ग्राफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्राफ। तो हम लोग ये दाब का प्रभाव कल देखे थे कि कोई भी गैसीय मॉलिक्यूल में जब दाब बढ़ाया जाएगा और ताप को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो अधिशोषण सीमा में तीव्रता से क्या होता है, वृद्धि होता है। ये बात काफी इंपॉर्टेंट है कि निम्न ताप पर दाब बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे हम लोग फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जब पढ़ेंगे इस बात की सबसे ज्यादा चर्चा होगी, समझ लीजिए। इसीलिए हम लोग इसको बता रहे हैं कि निम्न ताप पर दाब बढ़ेगा, तो जितना ताप कमेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, और अधिशोषण में उतना ज्यादा क्या होगा, वृद्धि होगा नहीं। और ये ध्यान देना है कि उच्च दाब, अगर जरूरत से ज्यादा दाब दे रहे हैं तो वह एक लिमिटिंग वैल्यू प्राप्त कर लेगा, मतलब उस पर अधिशोषण नहीं होगा। कहने का मतलब आप यूँ समझिए, नहीं कहता है कि आप कभी भोज खाने गए, तो भोज खाने गए हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले पत्ता पर क्या करेगा, आपको पूरी खिलाएगा, नहीं, पूरी उड़ी खाने के बाद अंत में पुलाव आएगा, फिर रसगुल्ला आएगा, नहीं, रसगुल्ला एक आधे दो ठो देता है। लेकिन किसी किसी भोज में क्या होता है कि जबरदस्ती रसगुल्ला बाद में जब खा पी लिया, लोग का पेट भर गया, आएगा कहेगा हो एगो लीजिए, हो एगो लीजिए, हो एगो लीजिए, मतलब जबरदस्ती खिलाएगा आपको। फिर भी एक सीमा तक आप खाइएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा कि थड़िया में दे आपके थाली में, तो वो यूं का यूं रसगुल्ला पड़ा रहेगा, आप उसको खाइएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपको जितना करना था भोजन आप कर चुके, उसी तरह जितना अधिशोषित होना है हो जाएगा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा प्रेशर दे, उससे ज़्यादा दबाव दे, तब यह एक लिमिटिंग वैल्यू प्राप्त कर लेगा, मतलब कुछ कर दीजिएगा हम खेबे नहीं करेंगे, नहीं। तो वही चीज़ यहाँ लागू होता है। सर ध्यान से समझिए इसको। हम लोग इसका एक ग्राफ देखें। ग्राफ में क्या है सर कि पहले तो कोई भी रिएक्शन काफ़ी फास्ट होगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे मध्यम दर होगा, उसके बाद आकर के लिमिटिंग वैल्यू प्राप्त कर लेगा। लिमिटिंग वैल्यू मतलब आप कुछ कर दीजिए, यूं का यूं थरिया में पड़ा हुआ है, मतलब कोई प्रेशर का भी इफेक्ट होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यह आपका है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। ये क्या है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, जस्ट अभी तुरंत हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी हम लोग किसके बीच देख रहे हैं, निम्न दाब के बीच देख रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रेशर। तो क्या समझे इस ग्राफ में, समझिए कि अधिशोषण का दर यहाँ तेजी से बढ़ रहा है, फिर मध्यम हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, एकदम सामान्य हो जाएगा। तो 1 2 3 स्टेप में हम लोग देखें, इसको हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे। फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एक्सपेरिमेंट करके बताया था, वहाँ हम लोग देखेंगे उसके कर्म में। तो अभी यहाँ समझिए, ये एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन हो गया और यह क्या हो गया, प्रेशर हो गया। अब कहता है लिमिटिंग एट हाई प्रेशर। यहाँ क्या हो जाएगा, एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, अब स्थिर हो जाएगा ना, लिमिट में आ जाएगा, ये लिमिटिंग वैल्यू है। तो क्या हो जाएगा यहाँ सर कि लिमिट एट हाई प्रेशर, लिमिट एट हाई प्रेशर। जैसे हाई प्रेशर पर गया तो लिमिटिंग हो गया कि मतलब अब इस पर कितनो ज़्यादा आप प्रेशर दीजिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो समझ गए दाब का प्रभाव कि निम्न ताप पर दाब बढ़ने से अधिशोषण सीमा में तीव्रता से वृद्धि होती है। नहीं, क्या बोले कि निम्न ताप पर दाब बढ़ने से अधिशोषण सीमा में तीव्रता से वृद्धि होती है, लेकिन उच्च दाब की स्थिति में लिमिटिंग वैल्यू प्राप्त कर लेता है। नहीं, तो यही है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। ये क्या है सर, जस्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे।
एब्जॉर्प्शन लिमिटिंग एट हाई प्रेशर, ये प्रेशर फटाक से छाप लीजिए। अब हम लोग देखेंगे, ये तो था दाब का प्रभाव, अब हम लोग देखेंगे ताप का प्रभाव। सारा खेल सर यही है कि गैस मेरा अधिशोष्य है और ठोस मेरा अधिशोषक है, बस इसी बात को ध्यान में रखना है। अब नंबर 2 हम लोग देखेंगे ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, कल इसको भी हम लोग पढ़ चुके थे। ताप प्रभाव नहीं बताए थे कि ताप के प्रभाव में, कि ताप का प्रभाव न भौतिक अधिशोषण के लिए अलग होता है, रासायनिक अधिशोषण के लिए क्या होता है, अलग होता है। और भौतिक अधिशोषण में कल हम लोग पढ़ाए थे कि ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण में वृद्धि होती है न, और ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण में कमी होती है, और ताप बढ़ने पर रासायनिक अधिशोषण में वृद्धि होती है। लेकिन कब तक बढ़ेगा, एक लिमिट में बढ़ेगा न, फिर क्या होना शुरू हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ कि हम लोग एक बात को फिर से हम लोग इसमें लिख रहे हैं नोट में कि ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण में क्या होता है, वृद्धि होता है। ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण में कमी होती है न, परंतु रासायनिक अधिशोषण में ध्यान दीजिए कि ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, और रासायनिक अधिशोषण में पहले वृद्धि होती है, फिर क्या होगा, कमी होती है। ध्यान में रखना है, कल हम लोग बताए थे कि भौतिक अधिशोषण में ताप बढ़ाएंगे तो अधिशोषण दर घटेगा, और रासायनिक अधिशोषण में बताए थे कि ताप बढ़ाएंगे तो अधिशोषण दर बढ़ेगा। लेकिन बढ़ने का भी तो एक लिमिट है, सीमा है न। तो क्या होगा सर कि ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण में कमी होगा, सीधा वो घटते जाएगा इसका ग्राफ। परंतु रासायनिक अधिशोषण में पहले बढ़ेगा और फिर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पहले बढ़ा फिर घट जाएगा। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। कल हम लोग आपको यूं परिचय करवाए, आज थोड़ा सा इसको डिटेल से ग्राफ को हम लोग देख रहे हैं। तो ताप का प्रभाव में क्या बोले कि ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण में कमी होती है, परंतु रासायनिक अधिशोषण में पहले वृद्धि, पहले बढ़ेगा फिर क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। इसका भी हम लोग प्लॉट देखेंगे। तो ग्राफ बनाएंगे, भौतिक अधिशोषण के लिए अलग बनाएंगे और रासायनिक अधिशोषण के लिए अलग बनाएंगे। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ, ये हमारा हो गया भौतिक अधिशोषण के लिए। भौतिक अधिशोषण नहीं, इसको हम लोग फिजिकल एड्जॉर्प्शन भी बोलते थे। और एक ग्राफ हम लोग देखेंगे केमिकल एड्जॉर्प्शन, रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। तो एक हो गया हमारा भौतिक अधिशोषण
और दूसरा क्या हो गया, रासायनिक अधिशोषण। तो इसमें हम लोग फिर देखेंगे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। अब चूंकि उस ताप है, इसके पहले दाब था तो नीचे प्रेशर लिखे थे, अब ताप है तो नीचे क्या लिखेंगे, टेम्परेचर। यहाँ भी नीचे क्या लिखेंगे, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। अब क्या होगा यहाँ, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का हिंदी हुआ सर अधिशोषण। यहां भी हो जाएगा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। ध्यान दीजिए, यहां भी हम लोग देख रहे हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। और भौतिक अधिशोषण में क्या होता है, ताप बढ़ेगा तो ग्राफ में क्या हो, कमी, तो ग्राफ कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो हमारा ग्राफ जो बनेगा वह ऐसा बनेगा। ध्यान दीजिए कि जितना ताप बढ़ेगा अधिशोषण दर उतना ही घटेगा। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में क्या है सर, कि पहले तो बढ़ेगा फिर जा करके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पहले बढ़ा फिर क्या हो गया, घट गया। तो ये हमारा हो गया क्या, रासायनिक अधिशोषण। फटाक से इसको छाप लीजिए, तब हम लोग पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। कल चर्चा किए थे, हम लोग पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो आज हम लोग समझेंगे कि यह एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या था। जल्दी फटाक से लीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, इसका हिंदी हुआ अधिशोषण समतापी। ध्यान से समझिए इसको, अधिशोषण समतापी। एडजॉर्प्शन तो समझ गए कि जब अधिशोषक की सतह पर आता है, जब अधिशोषक की सतह पर आता है तो इसी को हम लोग अधिशोषण कहते हैं। नहीं, पढ़ चुके हैं कि जब यह अधिशोष इस अधिशोषक की सतह पर आता है तो उसको अधिशोषण कहते हैं। अधिशोषण तो समझ में आ गया। अब बात करें हम समतापी की। सम का मतलब होता है समान। सम का मतलब क्या होता है, समान। और तापी का मतलब क्या हो गया, ताप। मतलब जिसका ताप एक समान हो, ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो, जो ताप ले लिए हैं एक नियत ताप हो, ठीक है। तो उसी तरह आइसो का मतलब हो गया हमारा सेम, या आइसो का मतलब हो गया हमारा सेम। और थर्म का मतलब हो गया टेम्परेचर। थर्म का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर। आइसो मतलब सेम, सेम मतलब समान, थर्म मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब ताप। तो नाम से ही पता चलता है अधिशोषण समतापी, मतलब ताप यहाँ स्थिर होना चाहिए, नियत होना चाहिए। ताप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए कि ताप बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ताप को नियत होना चाहिए, उसी को अधिशोषण समतापी कहते हैं। समझ में आया अधिशोषण समतापी, कि ताप को जब स्थिर रखेंगे तब यह गैस इस ठोस की सतह पर आएगा। कब, जब ताप को नियत रखे, स्थिर रखे, तब यह जो अधिशोषण होगा इसी को अधिशोषण समतापी कहते हैं। ध्यान दीजिए,
कि अधिशोषण समतापी मतलब समान ताप पर, नियत ताप पर जब यह अधिशोष इस अधिशोषक की सतह पर आता है, मतलब जब इसका अधिशोषण होता है तो उसी को अधिशोषण समतापी कहते हैं। तो डिफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे कि नियत ताप पर, नहीं किस पर, नियत ताप पर, नियत ताप पर जिस गणितीय समीकरण द्वारा, नियत ताप पर जिस गणितीय समीकरण द्वारा, नियत ताप पर जिस गणितीय समीकरण द्वारा, देखिए यहां से खेल यही इस गैस और ठोस की सतह पर होगा। अधिशोष और अधिशोषक क्या है सर, अभी बहुत डिटेल्स इस पर चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। तो नियत ताप पर जिस गणितीय समीकरण द्वारा गैसीय अधिशोषण की सीमा, द्वारा गैसीय अधिशोषण की सीमा, अभी हम लोग पढ़े थे न एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, याद कीजिए वही एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है अधिशोषण की सीमा। अधिशोषण की सीमा, ये अधिशोषण की सीमा क्या है, तो यह अधिशोष और अधिशोषक के बीच का संबंध है, रिलेशन है, ठीक है। तो गैसीय अधिशोषण की सीमा तथा दाब, ध्यान से देखिए सर, क्या बोले, अधिशोषण की सीमा तथा दाब में संबंध, दाब में संबंध व्यक्त, मतलब संबंध बतलाने वाला संबंध व्यक्त किया जाता है, संबंध व्यक्त किया जाता है, क्या कहलाएगा, अधिशोषण समतापी कहलाता है। अधिशोषण समतापी कहलाता है। बड़ा ध्यान से देखिए सर, यहाँ हम क्या बोले कि यह अधिशोषण मतलब यह अधिशोष से पदार्थ इस अधिशोषक की सतह पर आएगा तो यह अधिशोषण कहलाएगा। इसी को हम लोग अधिशोषण की सीमा कहते हैं। हम लोग आगे अभी तुरंत चर्चा करेंगे, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है, तथा दाब, गैस के अणु पर जब प्रेशर लगाएंगे तो द्रव अवस्था में बदलेगा, दाब हो गया। इसी में संबंध जो व्यक्त किया जाता है किस ताप पर सर, नियत ताप पर। किस ताप पर, नियत ताप पर। इसी को अधिशोषण समतापी कहते हैं कि नियत ताप पर जिस गणितीय समीकरण द्वारा गैसीय अधिशोषण की सीमा, नहीं गैसीय अधिशोषण की सीमा तथा दाब में संबंध व्यक्त किया जाता है, इसी को अधिशोषण समतापी कहते हैं। कि टेम्परेचर एकदम समान हो, नियत हो, ठीक है, तब इसके और दाब के बीच जो संबंध होगा उसी को अधिशोषण समतापी कहते हैं, ठीक है। कहता है कि किसी गैस की, अब समझिए सर ये अधिशोषण, गैसीय अधिशोषण की सीमा क्या है, तो कहता है कि किसी गैस की, मतलब यही जो गैस है मेरा अधिशोष से है, ठीक है, या कहाँ आएगा सर, इस ठोस पर आएगा। तो किसी गैस की, न किसी ठोस पर, किसी गैस की, किसी ठोस पर, ध्यान से एकदम देखिए क्या बोले कि यह गैस है अधिशोष से जो हमारे ठोस के सतह अधिशोषक पर आएगा, तो किसी गैस की किसी ठोस पर क्या होगा, अधिशोषण की सीमा,
किसी गैस की किसी ठोस पर, यही अधिशोषण, किसी गैस की किसी ठोस पर अधिशोषण, अधिशोषण की सीमा। सर देखिए, अधिशोषण की सीमा न, अधिशोषण की सीमा, लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, या अधिशोषण की सीमा। इसी अधिशोषण की सीमा को कहते हैं सर एक्सटेंट ऑफ, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। कोई दिक्कत सर? अभी हम लोग चर्चा किए थे ग्राफ बनाने में कि किसी गैस की किसी ठोस पर अधिशोषण की सीमा, उसी को अंग्रेजी में कहते हैं सर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन न, अधिशोषण की सीमा न। और अधिशोषण की सीमा क्या है सर? यह अधिशोष से पदार्थ इस अधिशोषक की सतह पर आता है, इस दोनों के बीच के संबंध को, रिलेशन को। तो कहता है किसी गैस की किसी ठोस पर अधिशोषण की सीमा मतलब एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन सामान्यतः, सामान्यतः x/m। ध्यान दीजिए कि यह अधिशोष्य हमारा x है और अधिशोषक हमारा क्या है? m है, ठीक है। सामान्यतः x/m मतलब अधिशोष की मात्रा, अधिशोषक की मात्रा। तो सामान्यतः x/m के रूप में, x/m के रूप में व्यक्त किया जाता है, x/m के रूप में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो क्या हो जाएगा सर? अर्थात, अर्थात क्या हो जाएगा सर? अधिशोषण की सीमा मतलब एक्सटेंट, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, क्या हो गया सर? अधिशोषण की सीमा बराबर x बटा क्या? m। अब सर इसी पर हमारा खेल होने जा रहा है आगे। x/m, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बराबर क्या हो गया? अधिशोषण की सीमा मतलब एक सीमे तक नहीं सतह पर आएगा, तो वही कहता है अधिशोषण की सीमा बराबर अधिशोष और अधिशोषक की मात्रा। तो जहां x बराबर, वेयर, जहां क्या हो जाएगा? x बराबर, x बराबर अधिशोष की मात्रा, अधिशोष, यही हमारा सर अधिशोष्य है, अधिशोष की मात्रा। जो भी खेल है सर अभी ठोस और गैस का ही हम लोग रिलेशन देख रहे हैं। तो x बराबर हो गया सर अधिशोष की मात्रा, अमाउंट, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, और x के बाद क्या हो जाएगा? m बराबर सर, m बराबर क्या हो गया? अधिशोषक की सीमा, अधिशोषक की सीमा, इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट, ठीक है। तो क्या हो गया सर कि यह जो अधिशोषण समतापी जो है कहता एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन x बटा क्या हो गया? m हो गया। अब कहता है कि इसी को एक प्रयोग द्वारा मतलब एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को एक प्रयोग द्वारा दर्शाया जाता है जो फ्रेंडलिक के द्वारा दर्शाया गया था, जिसे हम लोग फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का क्या ग्राफ है, ठीक है, उस ग्राफ को देखेंगे। तो एक बार पूरा आप लोग रिवीजन कर लीजिए, ठीक है।
और कोई दिक्कत हो तो फिर आप व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और कल रिक्वेस्ट है सर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि आवाज़ ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।